नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लोकसभा के इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी मेहनत की, शायद उतनी मेहनत किसी ने नहीं की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी ने इतनी मेहनत क्यों की? क्या उन्हें तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाना था, या इसलिए कि उनकी नज़रों ने देख लिया था कि उनके गठबंधन की हालत बहुत ख़राब है? अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो उनके गठबंधन का भट्ठा बैठ जाएगा। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अनुभवी हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उनमें उड़ती चिड़िया को देखकर ये परखने की क्षमता है कि वो कहाँ जाकर बैठेगी। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पार्टी की हालत अच्छी है या ख़राब। उन्होंने जिस तरह उम्मीदवारों के टिकट काटे और नए नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया, तभी ये साफ हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अगर टिकट नहीं काटा गया होता तो शायद हालत और बदतर होती। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी ये आउट नहीं होने दिया और 400 पार का नारा लगवाया। इच्छा तो रही होगी 400 पार की, लेकिन ये नारा सच साबित होगा, उन्हें भी पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के लिए उन्हें ऐसा करना ज़रूरी था और उन्होंने इस नारे को बार बार लगवाया। इसी तरह उन्हें ये भी पता था कि अगर उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं की तो हालत और बदतर हो जाएगी। उन्होंने जमकर मेहनत भी की और जमकर बोला भी। जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला। नतीजा भले ही ठीक नहीं रहा हो, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ किया जो पहले किया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि इस बार उनके विवादित बयानों पर लोगों ने एतराज़ क्यों जताया और उनकी जमकर मुखालफत क्यों की? शायद इसकी वजह यही रही होगी कि इस बार लोगों ने सच्चाई जान ली थी। वे देश का माहौल ख़राब करने के हक़ में नहीं थे। इसीलिए इन चुनावों के दौरान कहीं भी गड़बड़ी या दो समुदायों के बीच कोई हिंसा नहीं हुई। ऐसा नहीं होने पर किसी को जातीय भेदभाव का राजनीतिक लाभ नहीं मिला। इसके लिए देश की जनता की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि जनता ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया जिससे भाईचारा बिगड़े। लोग नेताओं की सुनते रहे, लेकिन कहीं गड़बड़ी नहीं होने दी। अब तक वोटर खामोश रहा और उसने खुलकर ये नहीं बोला कि वो किसकी सरकार बनाना चाहता है, एनडीए की या इंडिया की। लेकिन अब जब चुनाव ख़त्म होने वाले हैं तो खबरें सामने आ रही हैं। ये कहें कि उल्टी पुल्टी खबरें सामने आ रही हैं तो गलत नहीं होगा। उल्टी पुल्टी से मतलब ये है कि अब तक यही सोचा गया था कि 400 पार होगा। क्या इससे संबंधित खबरें आ रही हैं तो हर कोई यही कहेगा कि नहीं, 400 तो छोड़िए, 300 पार की भी खबरें नहीं आ रही हैं। इन खबरों को सुनने के बाद यही सवाल उठता है कि क्या मोदी जी की मेहनत इस बार रंग नहीं लाएगी? 1 जून की शाम को काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा कि लोगों का मूड किसकी सरकार बनाने में है। एग्जिट पोल से काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन छठे दौर की वोटिंग के बाद से जो खबरें आई हैं वो एनडीए के लिए अच्छी नहीं है। हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि लोग बदलाव चाहते हैं और लोग मोदी जी के 400 पार के नारे के ख़िलाफ़ हैं। लोगों ने एनडीए के ख़िलाफ़ वोट किया है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी की मेहनत में
कहाँ कमी रह गई? आखिर अचानक लोगों ने उनसे मन क्यों मोड़ लिया? लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। इसकी खास वजह राहुल गांधी का मोदी जी की मेहनत से ज़्यादा मेहनत करना है। मोदी जी ने अपनी यात्राएं या रैलियां हेलीकॉप्टर से की, तो राहुल गांधी ने पैदल चलकर न्याय यात्रा निकाली, वो भी 4000 किलोमीटर तक। इस न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने हर एक से मुलाकात की, उसकी बात सुनी और अपनी बात सुनाई। इसका लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ा और अकेले राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने लोगों का मूड बदला। लोगों की समझ में आ गया कि उन्हें रोजगार चाहिए, न कि चंद किलो राशन। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बेरोजगारी को दूर करने की कोई बात नहीं करते। महिलाओं और किसानों के अधिकार देने की बात नहीं की जाती। SC/ST के आरक्षण को जारी रखने की बात भी नहीं की जाती। लेकिन इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से उठाया। इससे लोगों को लगा कि इंडिया गठबंधन NDA से बेहतर है। इस बार इंडिया गठबंधन के नेताओं में एकता नजर आई। शायद इन नेताओं को ये एहसास हो गया था कि अगर वे एक नहीं हुए तो उनके अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेता एकजुट दिखाई दिए और एक दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी बातें नहीं की। चुनावों को लेकर अब तक जो बातें सामने आई हैं, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी या NDA की नैया डूबती नज़र आ रही है। मुंबई सट्टा बाजार का सर्वे तो पूरी तरह से इंडिया के पक्ष में बताया जाता है। इसमें 380 सीटें इंडिया को दी गई हैं, जबकि NDA को 184। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी NDA को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। यहाँ 80 सीटें हैं और 80 में से 55 इंडिया और 23 NDA को मिलती दिखाई गई हैं। हालांकि PM मोदी को यूपी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। आम रिपोर्टों में बताया जा रहा था कि यूपी से NDA को काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी में NDA की सीटें काफ़ी घट रही हैं। बताया जाता है कि खुफिया विभाग ने भी यूपी में सीटें घटने की बात कही है। मुंबई सट्टा बाजार ने जिस तरह NDA की सीटें घटती दिखाई हैं, उससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन की हवा है। मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 40 में से 18 NDA और 22 इंडिया को, राजस्थान में 25 में से 15 NDA और 10 इंडिया को, गुजरात में 26 में से 14 NDA और 12 इंडिया को, महाराष्ट्र में 48 में से 14 NDA और 31 इंडिया को, मध्य प्रदेश में 29 में से 17 NDA और 12 इंडिया को, पश्चिम बंगाल में 42 में से 15 NDA और 27 इंडिया को, केरला में 20 में से 3 NDA और 17 इंडिया को, केरला में 20 में से 3 NDA और 17 इंडिया को, तमिलनाडु में 39 में से 3 NDA और 36 इंडिया को, कर्नाटक में 28 में से 7 NDA और 21 इंडिया को, दिल्ली में 7 में से 2 NDA और 5 इंडिया को मिलने की संभावना है। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी इंडिया को काफ़ी सीटें मिल रही हैं। इन राज्यों में जिस तरह से NDA को शिकस्त हो रही है, उससे साफ है कि
इस बार मोदी मैजिक नहीं चला। मोदी जी मेहनत पर मेहनत करते रहे मगर उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देर से सही लेकिन वोटरों को प्रभावित करने में कामयाबी हासिल की। इसी का नतीजा है कि वोटरों ने इंडिया का समर्थन किया। इंडिया को लोगों का समर्थन था। इसके प्रमाण उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ से भी लगाया जा सकता है। सट्टा बाजार या दूसरी एजेंसियों के आकलन को उस समय बल मिलता है जब खुफिया विभाग की रिपोर्ट उससे मिलती जुलती हो। अभी हाल ही में खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है वो वास्तव में चौंकाने वाली है। देश भर में फैले खुफिया विभाग के लोगों ने बताया है कि एनडीए को महज 190 सीटें मिलने की संभावना है, जो बहुमत के आंकड़े से बहुत कम है। खुफिया विभाग के लोगों ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक एनडीए को यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एनडीए को हरियाणा में 10 में से 8, दिल्ली में 7 में 4, यूपी में 80 में 35, बिहार में 40 में 18, महाराष्ट्र में 48 में से 28, कर्नाटक में 28 में 16 सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां खुफिया विभाग ने एनडीए को 190 सीटें दी हैं, वहीं चुनाव विशेषज्ञ माने जाने वाले योगेंद्र यादव ने एनडीए को 250 सीटें मिलने की संभावना बताई है। चुनावी आंकड़े पेश करने वालों का मानना है कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से नहीं चला। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एनडीए के पास दूसरा कोई प्रभावी या आकर्षक मुद्दा नहीं था, इसीलिए वो वोटरों को अपने पक्ष में नहीं कर पाया। आज युवा पीढ़ी बेरोजगार है और उसे रोजगार चाहिए, इसीलिए उसने उस गठबंधन का समर्थन किया जो रोजगार देने की बात कर रहा था। इसी तरह लोग महंगाई से परेशान हैं। वे चाहते हैं कि महंगाई कम हो, तो उन्होंने महंगाई कम करने की बात करने वालों का समर्थन किया। ये सच्चाई है कि बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ी है और देश के युवा बेरोजगार हुए हैं। कोविड के समय प्रभावित हुए युवा अभी भी संभल नहीं पाए हैं और उन्हें इस समय अगर ज़रूरत है तो उन्हें रोज़गार की ज़रूरत है ताकि वे अपना घर बार भी संभाल सकें और अपने माता पिता का भी ख्याल रख सकें। एनडीए के नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। उनका पुराना रिकॉर्ड भी खराब रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वे उन्हें रोजगार देने में खरे नहीं उतरे। इसीलिए अब उनके वादों पर भी लोग पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और युवकों से वादा किया कि वे सत्ता में लौटे तो वे बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वे तमाम सरकारी पद जो खाली हैं उन्हें भरने का काम करेंगे ताकि बेरोजगार काम कर सके, घरों में नहीं बैठे। बहरहाल 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर एक को पता चल जाएगा कि किस पार्टी या गठबंधन को जनता ने वोट दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी जान लगाकर बहुत मेहनत की, तो वहीं राहुल गांधी ने भी मोदी जी से सबक सीखकर उनसे ज़्यादा मेहनत की। अब देखते हैं कि जनता किसे पास करती है और किसे फेल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।